फिर से याद दिला दूं। फिर अपन वर्क की डेफिनेशन पे काम कर रहे थे, फिर अपन ने वर्क की कैलकुलेशन बोला आपको करने को, फिर वर्क की कैलकुलेशन करके मैंने आपको एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए थे और फिर दूसरे पॉइंट से एक अलग रास्ते से घूम के वापस आ गए थे और टोटल वर्क की वैल्यू क्या आई थी, क्लोज पाथ में 0 आ गई थी। फिर मैंने आपको एक और वर्क फोर्स दिया था और बोला था सेम काम करके इसमें देखिए, उसमें क्या हुआ, उसमें टोटल वर्क नॉन जीरो आया। सबने देख लिया ये, और राइट। तो अपन ने दो फोर्स लिए, और राइट। एक फोर्स था, पहला वाला फोर्स क्या था जिसमें 0 आया था, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, और दूसरा फोर्स हमने फिर आपको ये घर से करने के लिए दिया था, राइट। So today we are going to talk about conservative and non-conservative forces, जो लोगों ने काफी गलत सलत उल जलूल भी पढ़ लिए होते। तो क्या नाम है वैसे आपका? कार्तिक। क्या पढ़ा आपने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के विषय में, बताइए, शर्माइएगा मत, गलत पढ़ा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। ऑलराइट, ये बिल्कुल वाहियात गलत नॉनसेंस डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ऑलराइट, कि यदि कोई फोर्स जो है उसका वर्क पाथ पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा हो तो कंजर्वेटिव हो जाता है, ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में फर्क ये पड़ता है कि रिवर्स इज नॉट ट्रू। नहीं समझ में ये बात? न्यूटन थर्ड लॉ के जो पेयर होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो जो भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर होंगे। दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर होंगे, राइट। कंफ्यूज्ड, खैर बड़े आगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऑलराइट, तो देखिए समझिएगा, फिजिक्स के हिसाब से पहले बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स वो होगा, पहले समझ लें, लिख लीजिएगा, अभी पहली बार मना कर रहा हूं लिखने। ऑलराइट, जिसके, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि एनर्जी तो कंजर्व्ड है, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नाम ही नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। मतलब क्या है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का? भाई कोई भी कुछ भी कर ले, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो सेम ही रहनी है। देन देयर इज नो लॉजिक इन डिफाइनिंग फोर्सेस एज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, और इज देयर एनी लॉजिक? It is based on quality, not on quantity. जिस फोर्स के एक्शन से एनर्जी की क्वालिटी खराब ना हो, दैट वुड बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। और जिसके एक्शन से एनर्जी क्वालिटी खराब हो जाए, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा हम क्यों बोल रहे, लेट मी एक्सप्लेन। जिसके एक्शन से एनर्जी की क्वालिटी सेम रहे, दैट इज कंजर्वेटिव। जिसके एक्शन से क्वालिटी खराब हो जाए, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। क्वालिटी का मतलब क्या है? एनर्जी की ऑर्डर, ऑर्डर या ऑर्डर का उल्टा केओस। केओस बढ़े नॉन कंजर्वेटिव, केओस के लेवल में कोई चेंज नहीं आए कंजर्वेटिव। तो क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क इसलिए पड़ रहा है बिकॉज क्वालिटी एक बार खराब हो जाए तो उल्टा नहीं आ सकते आप। जैसे कि मान लीजिए सौमित्र के पापा उसको बोलते कि सौमित्र ये 20,000 रुपए रख। क्या बोला? रख। सौमित्र के समझ में नहीं आया यार, रख मतलब पता नहीं क्या चाहते हैं। सौमित्र 20,000 रुपए लिए, जाके मोबाइल खरीद ला। एक हफ्ते बाद पिताजी ने बोला 20,000 रुपए दी थे ना, वापस कर। क्या 20,000 रुपये वापस कर पाएगा क्या सौमित्र? या इसने कहा 20,000 रुपये रख, इसने बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद लिए, पार्टी कर ली, पिज्जा विज्जा खा लिया, बस घूम फिर आया। पिताजी ने बोला एक हफ्ते बाद 20,000 रुपये दे। ये बोले इसके तो कपड़े रख ली मैंने, बिल ले लो आप।
नहीं समझेगा। सौमित्र को पिताजी ने बोला 20,000 रुपए रख, इस 20,000 रुपए का गोल्ड खरीद लिया। पिताजी ने एक हफ्ते बाद बोला यार 20,000 रुपए वापस कर, बोलता नहीं करता वापस। गया गोल्ड को बेचा, या तो 19,990 रुपए बिकेगा या 20,000 100 रुपए बिकेगा, 100 रुपए में 20,000 100 बिकेगा, 100 रख लेगा, 20,000 रुपए वापस कर देगा। समझ में आई बात? इसने वो 20,000 रुपए के बदले में $US खरीद लिए। पिताजी ने एक हफ्ते बाद मांगे, वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कर देगा। चांदी खरीद ली, वापस कर देगा। समझ में आया नहीं मेरे बात? किसी ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, कर देगा, अनलेस शेयर मार्केट टैंक कर जाए, कुछ हो जाए, है? नहीं समझ में बात? तो यदि एक केस में ये पिताजी को पैसे वापस कर पा रहा है, दूसरे केस में वापस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा दूसरे केस में? क्योंकि जो इसने परचेज की वो लो क्वालिटी की। आप मोबाइल खरीद के उसको वापस बेचने जाओ, एक बार कवर से निकाल के, बिकेगा क्या सेम पैसों में? नहीं बिकेगा ना। जबकि गोल्ड बिक जाएगा। You get my point? So conservative force is something like buying gold or silver or doing some exchange which is of the same quality. Whereas non-conservative is doing an action जहां पे क्वालिटी खराब हो गई। खराब हो गई तो वापस आने का चांस नहीं है, सेम अमाउंट तो नहीं मिलने वाला आपको। This brings us to the first working definition of कंजर्वेटिव फोर्स। फिर उससे हम लोग, ये भाई ने जो गलत डेफिनेशन बताई वहां तक भी जाएंगे कि देखिए वो जो गलत डेफिनेशन है वो कैसे हमारी डेफिनेशन की कोरोलरी है। ओके, शुरू करें। सबको एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? 20,000 रुपए की पार्टी कर ली तो वापस कर पाएंगे पिताजी को पैसे, है ना? क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 20,000 रुपए रख, मतलब हो सकता है रख मतलब रख ले। अच्छा, एक और चीज, सौमित्र ने 20,000 रुपए लिए, तिजोरी में बंद करके रख दिए, तो क्या पिताजी इसके जान पाएंगे कि अच्छा इन्वेस्ट करता है कि खराब इन्वेस्ट करता है? नहीं। तो ही मस्ट स्पेंड ऑल्सो, तभी हम चेक कर सकते हैं किसको खर्चा कंजर्वेटिव वाला करना आता है कि नॉन कंजर्वेटिव वाला करना आता है। रख ही लिया आपने, कुछ किया ही नहीं, तो फिर कुछ भी चेक नहीं हो पाएगा। सो हैविंग सेड दिस, लेट मी go to defining and explaining conservative and non-conservative forces. All right? So here we go. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम एक पॉइंट पे नहीं लगती, 2 पॉइंट्स या 2 स्टेट्स के बीच में लगती है। न्यूटन्स लॉ एक मोमेंट पे लगता है, एक पॉइंट पे लगता है। वर्क एनर्जी थ्योरम 2 स्टेट्स के बीच में लगती है, राइट? तो मान लीजिए कोई स्टेट ए से स्टेट बी गए, अपन किसी फोर्स से वर्क करके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो वर्क किया तो कोई एक्सचेंज ही नहीं किया, एक्सचेंज ही नहीं किया तो अपन कुछ पता नहीं कर पाएंगे कि सौमित्र रुपये उड़ाता है कि रुपये नहीं उड़ाता है। ही मस्ट डू समथिंग, यानी 20,000 रुपये लिए, बंद करके रख लिए, पिताजी ने मांगे वापस कर दिए, फिर कैसे पता सुमित क्या करता? राइट? बढ़े आगे, तो ए से भी गए। नाउ इफ वी कम बैक फ्रॉम बी टू ए, कैसे पता पड़ेगा कि अपन ने जो किया था उससे एनर्जी की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा था? यदि जब हम वापस आए तो कोई चेंज डिटेक्ट ना हो, तब मालूम पड़ेगा कि कोई लफड़ा नहीं किए थे। यदि हमने कोई लफड़ा किया होता, एनर्जी क्वालिटी एक बार खराब हो गई होती, तो चेंज पता पड़ जाता। चेंज का पता नहीं पड़ेगा। यदि एनर्जी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था तो वापस आते हुए भी हमको, वापस हम जब पहुंचेंगे तो कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दैट वुड मीन
कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल वर्क डन इन क्लोज पाथ वुड बी जीरो, क्योंकि यदि जीरो किया होगा टोटल वर्क तो कोई नेट एनर्जी का एक्सचेंज हुआ ही नहीं होगा, कोई तरीका ही नहीं होगा पता करने का कि कुछ गड़बड़ कुछ किया था। हेंस इसका मतलब एनर्जी क्वालिटी कभी भी खराब नहीं हुई थी, क्योंकि यदि खराब हुई होती तो कुछ तो डिफरेंस आता, फिर वापस उस स्टेट में पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन इसमें ये प्री कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क डन इन पाथ वन इज नॉन जीरो, क्योंकि मान लीजिए हम जीरो वर्क करके गए ए से बी और बी से ए भी वापस आ गए जीरो वर्क करके, तो हम कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। भाई आप किसी से मिले, उसको आपने ऑफर किया कि भाई ये माछेर झोल खा लो, उसने बोला आज मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कैन यू डिटेक्ट वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? अबे नॉन वेजिटेरियन भी उपवास करते भाई, राइट? तो हम बता पाएंगे वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, तो खाना तो पड़ेगा तभी पता कर पाएंगे, राइट? कोई डाउट किसी को यहां तक? कुछ समझ में आ रहा हो? समझ में आया कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की क्या हो जाएगी? क्लोज पाथ में टोटल वर्क नॉन जीरो आ जाएगा। तो मैंने आपको जो दो जुड़वा भाई दिए थे पिछली क्लास में, इनमें से एक राम एक श्याम हो गया, राइट है? एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। देखा आपने कि नहीं देखा? कौन सा कंजर्वेटिव था इसमें से? फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला आपने देखा नॉन कंजर्वेटिव। हम घूम के वापस गए तो टोटल वर्क जीरो नहीं आ रहा था, नॉन जीरो आ रहा था टोटल। कोई तकलीफ? एनीथिंग? कुछ भी पूछना हो तो बोल सकते हैं। क्लियर है सबको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस? आपको समझ में आया बेटे? यदि समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा कंजर्वेटिव के अंदर। डेफिनेशन यही है और बिल्कुल लॉजिकल दिख रही है सबको डेफिनेशन कि अपन ने कुछ वर्क किया और फिर वापस उसी स्टेट में पहुंचे, तो कब ऐसा हुआ होगा कि कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कुछ किया था? जब हमारे वर्क के फोर्स के एक्शन से एंट्रोपी पे कोई फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि बिगड़ जाती तो सुधर नहीं सकती, है ना? वापस आने पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ऐसे भी आ सकता था मैं वापस कि नहीं आ सकता था? इस रास्ते से भी वापस आ सकता था मैं, इस रास्ते से वापस आता तो ये जीरो होता। तो इससे क्या प्रूव हो जाता? हो जाता नहीं हो जाता प्रूफ कि यदि हम कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन की बात करेंगे तो उसके एक्शन से दो अलग अलग पाथ से वर्क सेम आएगा। लेकिन यदि किसी फोर्स के लिए दो अलग अलग पाथ से वर्क सेम आ गया तो क्या उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव होगा? नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक के लिए हमने 10,000 अलग अलग पाथ से गए, बी से 10,000 के लिए सेम आ गया, कंक्लूड कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं एक बंगाली से रोज मिलता हूं, उसको बोलता है यार चिकन खा ले, बोलता है मैं चिकन नहीं खाता, तो मैं तो ये अज्यूम कर लूंगा यार वेजिटेरियन होगा। मैंने उसको माछ झोल ऑफर ही नहीं किया। नहीं समझ में बात? नहीं। या फिर मान लीजिए मैं किसी पंजाबी से मिलता हूँ, किसी से मिलता हूँ, हर मंगलवार को उसके साथ में लंच करता हूँ, वो बेचारा दाल रोटी चावल खा रहा होता है, मैं भी दाल रोटी चावल खा के आ जाता हूँ साथ में। 40 साल तक मैं मिला, मेरा कंक्लूजन ही मस्ट बी वेजिटेरियन। अब मैं उससे मिला ही नहीं बुधवार को जब वो टकड़ी तोड़ रहा था। नहीं समझ में बात? और मंगल को नहीं खाता भाई, नहीं समझ में बात,
राइट. सो अपना कंक्लूजन इस बेसिस पे ड्रॉ नहीं हो सकता कि अपन ने 10,000 बार बी से गए, बी से गए, बी से गए, सबके लिए वर्क सेम आ गया. क्योंकि नॉन वेजिटेरियन होने, जैसे वेजिटेरियन होने के लिए इज दिस कंडीशन ट्रू कि अपन ने किसी को दाल रोटी चावल खाते हुए देखा, हेंस वी कैन कंक्लूड ही इज अ वेजिटेरियन? वी कैन नॉट. इसी तरह से यदि 10,000 पाथ के लिए भी वर्क सेम आ गया, कैन वी कंक्लूड इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? राइट. क्योंकि लेकिन यदि कंजर्वेटिव है तो ये होगा, वेजिटेरियन तो दाल रोटी चावल खाएगा, दाल रोटी चावल खाएगा तो वेजिटेरियन है? क्लियर है बिल्कुल, है ना? या स्टेप बाय स्टेप चले, ए से बी जाए नॉन जीरो वर्क करके, फिर बी से ए वापस आ जाए. अब देखें टोटल वर्क जीरो आया कि नहीं आया. यदि जीरो आया तो आप किस फोर्स से डील कर रहे थे? कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. हाँ, उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन जरूर आ रही. क्या? क्योंकि वापस आने का रास्ता हमने स्पेसिफाई नहीं किया, किसी और रास्ते से भी आ सकते थे. तो सम कितना आ गया, मतलब सॉरी 2 और 3 का वर्क कितना आ गया? सेम. इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ रही है, एक एक्स्ट्रा रिजल्ट भी निकल के आ रहा है कि जो वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स में वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा. बट दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाट इज सेंट्रल फोर्स? एनीवन? तुक्का मार दो यार. हाँ, अलाइक. लाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब मेरे समझा, जैसे बंगाली बंगाली हैं खूब सारे हैं, मतलब मेरे को जो समझ में मैं बता दें, एक कोने में बहुत सारे उड़िया उड़िया हैं तो वो एक फोर्स हो जाएगा उड़िया उड़िया के बीच में, फिर बंगाली बंगाली उनके बीच में फोर्स हो जाएगा. राइट. ऐसे नहीं. ओह सॉरी. और कोई? हाँ जी. अच्छा, उनको ऐसे ही अपन ने सेंट्रल फोर्स ऐसे ही नाम बोल दिया. ऑलराइट. हाँ जी, वो बड़े लेवल पे चले जाते हैं, छोटी छोटी बात भी यूनिवर्स के लेवल पे. हाँ जी, आपने हाथ उठाया नहीं? हाँ. ओके. प्लस माइनस आर कैप एफ कैप कांस्टेंट फंक्शन ऑफ आर. कौन इस गणित की अंग्रेजी या हिंदी कर सकता है? कोई इतना पढ़ा लिखा हो? जो मैंने यहाँ गणित में लिखा उसको अंग्रेजी या हिंदी में ट्रांसलेट कर दे. घोष बंगाली में नहीं करना है. मेरे सारे आईटी में यार प्रोफेसर बंगाली थे, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था. तब से मेरे को मेरे बंगाली स्टूडेंट से बहुत प्रेम है. अरे हाँ जी, कौन ट्रांसलेट करेगा इसको? हाँ बोलो. है हाँ जी हर्ष. डिस्टेंस पे डिपेंडेंट हो, एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो या फिर अवे हो, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं?
सेंट्रल फोर्सेस। इसका कोई एग्जाम्पल पास का? हाँ जी आर्यन। फ्रिक्शन सेंट्रल फोर्स है। कैसे भाई? हाँ जी। ग्रेविटेशन एक सेंट्रल फोर्स है, पर बहुत दूर चले गए। g/r² वाला ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ भाई, नॉर्मल सेंट्रल फोर्स है। कैसे यार? नॉर्मल mg के लॉन्ग लगता है। दोनों थर्ड लो पेयर भी है, राइट? आप जिधर बैठे हुए उधर कोई दिमाग खराब करने ली, वो तो नहीं फैला हुआ है कुछ केमिकल गैस कुछ ऐसी है? फ्रिक्शन बोल रहा है, आप नॉर्मल बोल रहे हैं, और दोनों ही मतलब पुरानी ठीक थी आप लोगों की। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स बोल दो यार, कि नहीं दो चार्ज बहुत दूर चले गए। अपना जाना पहचाना भी एक फोर्स था, बचा क्या? फ्रिक्शन हो ही गया, नॉर्मल हो ही गया। तू टेंशन बोल दे, अगला कोई ना कोई बोल ही देगा, स्प्रिंग कुछ कोई कुछ बोल देगा, कोई एक तो बैठ ही जाएगा। आप ही जिज्ञास शर्मा। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सोच के देखिए, बना के देखिए स्प्रिंग फोर्स को। नॉर्मल कैसे बावड़े हैं? Magnitude is function of only distance from fixed point, and direction is towards or away from fixed point. Example, Newton gravitational force, Coulombic force, और अपने सबसे क्लोज था स्प्रिंग फोर्स। नाम में क्या लॉजिक? बढ़ू मैं आगे? यार कुछ तो कर तो लेने दे। रुक जाए, स्प्रिंग का कर लेने दे घोष, फिर बात कर। जैसे स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है इस पे, kx इस तरफ ही लगेगा, राइट? मैं इसको अलग डिस्टेंस पे ले जाऊं, लेकिन अभी भी लगेगा तो इसी तरफ क्यों नहीं लगेगा? और डिस्टेंस का फंक्शन भी है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट भी, कितना खींच रखा है या कितना कंप्रेस कर रखा है। तो हो गया नहीं हो गया? इट्स अ सेंट। हाँ हाँ भाई घोष बोलो। सिर्फ आर पे, थीटा पर नहीं डिपेंड करना चाहिए। जैसे कि यदि मैंने यहां से यहां घुमाया, लेकिन यदि मैंने डिस्टेंस सेम रखा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड शुड हैव बीन सेम। थीटा पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा फोर्स का जो फॉर्मूला आता है, g/r², राइट? तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने घुमा के इधर से लेके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम रहेगी, और डायरेक्शन चेंज जाएगी यदि आपका आर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि सर्कल मान ले सब जगह सेम, और डायरेक्शन हर बार टुवर्ड्स सेंटर। अलग अलग थीटा पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। सो दैट्स अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव। शुरू करूं? तो इसमें एक ही हाथ बार में ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्प्रिंग फोर्स तीनों प्रूव हो जाएंगे कि कंजर्वेटिव। करें प्रूफ? सो हियर वी गो। ये मैंने फोर्स लिखा, यही होगा फोर्स।
ये वर्क होगा फोर्स का, लेट्स से ऐसे जा रहा है किसी रास्ते पे, ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, राइट कि नहीं होगी? हेलो, सो ds डॉट आर कैप जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? dr, ds वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग आर कैप क्या आ जाएगा? dr नहीं आएगा क्या? ds वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग r इस चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिर्फ r का मैग्नीट्यूड तो बचेगा, dr और क्या आएगा? इसका मैं इस तरफ कंपोनेंट लूंगा तो दैट इज चेंज इन r, नहीं यहां समझो मैग्नीट्यूड में चेंज, सो दिस विल बिकम fr dr, ये बनेगा वर्क। कर लीजिए इसको r1 से r2 फिर r2 से r1, कितना आ जाएगा क्लोज पाथ में वर्क? अरे पहले r1 से r2 कर दीजिए फिर r2 से r1 कर लीजिए, कुछ भी फंक्शन हो जीरो ही आना भाई। मैथमेटिकली कोई भी स्केलर फंक्शन का इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल तक सेम ही लिमिट्स में करोगे, जीरो ही आता है यार, ऐसा कोई फंक्शन नहीं बनेगा भाई। दोनों लिमिट सेम होंगी, बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट, और दोनों लिमिट सेम है तो क्या आएगा डिफरेंस? जीरो, क्लोज पाथ में जीरो आ जाएगा ना फर्क। सो हेंस प्रूव्ड ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। आगे बढ़े, ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। प्रूव आप करिए। हर्ष बोलो। इतना करना ही नहीं है यार, यूनिफॉर्म में तो इंटीग्रल के बाहर निकल आएगा। मैं ए से बी जाऊंगा, कुछ वर्क आएगा, बी से वापस आऊंगा, एग्जैक्टली अपोजिट वर्क आना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो। क्लोज पाथ में वर्क हमेशा जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एग्रीड? सो ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सो फिर तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव हो गया। व्हाट डू यू से? फ्रिक्शन का तो म्यू के एन ही तो होती है वैल्यू, म्यू के एन, म्यू के बोल रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन तो हो गया ना यूनिफॉर्म, तो इट शुड बी कंजर्वेटिव। जबकि इफ यू रिमेंबर तो अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन को इसी बात का एग्जांपल लिया था, देखिए उसके एक्शन से केओस बढ़ रहा है। एनीवन? यस, मानो नॉर्मल कांस्टेंट है, हाँ जी, वी रिलेटिव के हिसाब से होता है, तो इसलिए इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन दैट मेक्स इट नॉन कंजर्वेटिव जस्ट बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज आर नॉट यूनिफॉर्म। All non-uniform forces we cannot comment. All non-conservative forces are non-uniform.
All uniform forces are conservative, but all conservative forces are not uniform. All non-conservative forces are non-uniform. सिंपल सी बात है यार, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही कंजर्वेटिव हो सकते हैं, राइट? लेकिन यूनिफॉर्म सिर्फ कंजर्वेटिव हो सकते हैं। कोई फोर्स यूनिफॉर्म में तो क्या होना पड़ेगा उसको? कंजर्वेटिव। यूनिफॉर्म फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा? कंजर्वेटिव। बट कोई कंजर्वेटिव है तो ठीक है, क्लियर है सबको? फ्रिक्शन यूनिफॉर्म में तो नहीं आएगा ना? ठीक है, चलिए 5 फोर्सेस है अपने पास। mg कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। रीजन बीइंग अपन तो यूनिफॉर्म की तरह ट्रीट करते, राइट? स्प्रिंग कंजर्वेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, कुछ नहीं करना, प्रूव करना है तो ये पोजीशन है, ये बी, ए से बी स्ट्रेट लाइन में चले जाओ, ग्राउंड टॉप व्यू, और बी से अलग रास्ते से वापस आ जाओ। ऑब्वियस ही चीज है, जितना यहां पे वर्क हुआ होगा उल्टे आने में ज्यादा वर्क हुआ होगा, और दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों वर्क, तो काइनेटिक फ्रिक्शन मस्ट बी नॉन कंजर्वेटिव। बचे हुए 2.5 फोर्सेस बड़े इंटरेस्टिंग है। 2.5 ही तो बचे, कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंशन एंड नॉर्मल। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका टोटल वर्क का मतलब याद है क्या होता था? इनके एक्शन और रिएक्शन के वर्क का सम हमेशा 0 होता है। जब 0 ही होगा वर्क, तो वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव डिफाइन करने का मीनिंग नहीं होगा। टेंशन, नॉर्मल, स्टैटिक फ्रिक्शन के एक्शन प्लस रिएक्शन के वर्क का सम हमेशा कितना आता है? 0 आता है। इससे एक बात और समझ में आती, जब हम यहाँ पे वर्क लिख रहे थे तो ये वर्क डन बाय फोर्स लिख रहे थे, वर्क डन बाय फोर्स और एन ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे थे। मैंने बोला भी था दिस इज वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स बोला तो मतलब एक्शन का भी वर्क और रिएक्शन का भी वर्क, राइट? तो हम ए से बी जाएंगे यदि नॉर्मल को यूज करके, तो वर्क कितना आएगा? 0। 0 होगा तो हम चेक भी नहीं कर पाएंगे कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, इसलिए हम उसको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में डिफाइन करते ही नहीं है, क्योंकि उनका वर्क ही 0 होता है। ठीक है, आप लिख लें, फिर आपको दिखा देते हैं अपन कि कैसे टेंशन, नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 आता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ये जा रहे हैं ऊपर, नॉर्मल अपोजिट, परंतु डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम। तो कितना वर्क आ जाएगा नॉर्मल का? 0 आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लेना है आपको, ब्लॉक ओवर वेज, सेम पॉइंट। इसमें भी क्या होगा? इसमें नॉर्मल लगेगा ऐसे, इसमें नॉर्मल लगेगा ऐसे। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट भले ही हो जाए, परंतु इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, क्योंकि यहां जो वेज पे बैठ जाता है उसको कैसा दिखता है डिस्प्लेसमेंट? नीचे, मतलब कि इस डायरेक्शन में नहीं दिखता, इसका मतलब सेम होगा तभी नहीं दिखता होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई?
टेंशन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रेंट में अपन ने देखा ये y ऊपर जाता है, इसको y नीचे जाना पड़ता है। टेंशन जितना इस पे प्लस काम करती, टेंशन उस पे इतना नेगेटिव काम करती। आप बोलेंगे सर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स ले लो, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। इसमें आपको याद होगा यदि ये y ऊपर जाता है तो ये y/2 नीचे आता है। इसमें टेंशन जितना पॉजिटिव काम करेगी, यहाँ पे 2t इंटू y/2, सेम वर्क अपोजिट, राइट। इससे एक वो जुगाड़ वाला तरीका ही बन जाता है कंस्ट्रेंट निकालने का। बहुत अच्छा तरीका नहीं है, बकवास तरीका है, बट है एक जुगाड़ वाला तरीका कि टेंशन का टोटल वर्क 0 लिख दो, उससे भी निकल आता है, राइट। फर्जी वाला उससे क्या आपकी जबरदस्ती उधर खराब होगा आगे। सही कि नहीं बात, राइट। तो वो भी निकाल सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। टेंशन, नॉर्मल, स्टैटिक फ्रिक्शन तीनों के लिए दे सकते हैं, बिकॉज वी कैन सी कि कोई एनर्जी कहीं से लेके दे नहीं सकते। काइनेटिक फ्रिक्शन में तो दिखता है कि उसकी एक्शन से मैकेनिकल टू थर्मल कन्वर्जन हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ी नहीं है, परंतु स्प्रिंग और ग्रेविटी में भी देख सकते हैं, पर उनके एक्शन से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इनके एक्शन से अपन देख सकते हैं कि कोई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब इनका ट्रांजिएंट वैल्यू 0 ही होना पड़ेगा। इंडिविजुअली वर्क 0 नहीं कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक ब्लॉक पे कर रहा है। पांचों फोर्सेस समझ में आ गया, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव? क्यों जरूरी है, बाद में समझ में आएगा, है ना। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव डेफिनेशन जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यहां कुछ नहीं पूछना है। टेंशन, नॉर्मल, स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर है? हाँ, कैसे डिफाइन किए कि नहीं क्लियर है? ओके। एक तीसरा तरीका और होता है, मैथमेटिकल कोई फंक्शंस आ जाए तो उसके लिए, तो बता देता हूं मैं। पार्शियल डेरिवेटिव कितने लोगों ने सुना है ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके ठीक है। घबरा मत, बिल्कुल बकवास चीज है। अरे मैथमेटिशियंस को क्या, उनको ऐसे नाम रखने में मजा आता है, ठीक है। तो मैं पहले कंडीशन लिख देता हूं, फिर समझा भी दूंगा। ऐसे डी को टेढ़ा करके लिखना है, ठीक है ना भाई, समझ रहे? ऐसे डी को थोड़ा टेढ़ा करके लिख दो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, टेंशन नहीं लेना। So if these three are true, then we would say force is conservative. एक भी फेल हो गया तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ऑब्वियसली जो मैथमेटिकल फॉर्म में मिलेंगे सवाल, उन्हीं में काम आएगा ये। बढ़े आगे। तो क्या होता है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव देख लो सौमित्र।
अपन ने वो फोर्सेस लिखे थे ना, फर्स्ट वाला फोर्स बताओ क्या था? एक्स वाई स्क्वायर आई कैप। तो एक्स वाई स्क्वायर आई कैप हो गया एफ एक्स। तो कह रहा है एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये किया मैंने। अब जब डिफरेंशिएट करो तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने को कह रहा है? ये एक्स वाई स्क्वायर था, एफ एक्स क्या था? एक्स वाई स्क्वायर पहले वाले में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को कह रहा है? अब एक्स को क्या करे? कांस्टेंट मान। एक्स को कांस्टेंट मान के करो डिफरेंशिएट, क्या आता है? हाँ, 2xy। अब ये चेक करो डेल एफ वाई बाय डेल एक्स क्या आ रहा है? तो पहले वाला फोर्स क्या हो गया अपना? ऐसे दूसरे फोर्स के लिए चेक कर लो। हो जाएगा। उधर जो पुली वाले पे भी रोप के अपन को टुकड़े करेंगे, तो इस पे 0 हो गया वर्क। यहाँ जितना पॉजिटिव वर्क इस पे किया खींचने में इस पॉइंट को नीचे, उतना इस पे नेगेटिव किया, ऐसे कैसे उधर हो जाएगा? अलग अलग का ये हिस्सा अलग से लो, वो हिस्सा अलग से लो। ठीक है, टेंशन का वक्त तो 0 ही आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आज इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आगे बहुत कहानी कॉम्प्लिकेटेड है और आप भी ज़्यादा इससे समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी। होमवर्क कम था ना आज डिस्कशन के लिए? था ही नहीं शायद, कुछ भी नहीं था।